कि मैं ऐसे मंच पे बैठा हूं जो हमारी मातृभाषा से संबंधित है। इससे पहले 600-700 बार कम से कम आप शारीरिक तौर पे आपको जाना पड़ता है, आप जाते भी हैं तो वहां पे या तो अंग्रेजी भाषा का ही स्वाद मिलता है या फिर संस्कृत भाषा है। तो ये मेरे लिए एक्चुअली गौरव का क्षण है और आकर के बहुत अच्छा लग रहा है। तो सबसे पहले तो मैं हिंदी विभाग का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। उन्होंने मेरी इस पुस्तक को इस लायक समझा कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के आचार्य रामचंद्र गुप्त सभागार में इसका लोकार्पण होगा। का नाम तो वैसे अपने हिंदी साहित्य से जुड़ाव तो मैं ये नहीं कह सकता कि जो कोई विद्यार्थी कभी किसी विषय में कोई पर्टिकुलर डिग्री लेने जाता है तभी वो जुड़ता है। साहित्य की शुरुआत तो मुझे लगता है कि वो तभी से सीखना शुरू कर देता है जब वो माँ के गर्भ में अवशेषित होता है। तो साहित्य की शुरुआत साहित्य सीखना नहीं, साहित्य अपने आप में एक यात्रा है। इसी संदर्भ में मैं हिंदी विभाग दोषों के अध्यक्ष प्रोफेसर श्री वशिष्ठ त्रिवेदी जी का धन्यवाद देता हूँ। और प्रोफेसर का हार्दिक धन्यवाद करना चाहूंगा। उन्होंने मुझे जैसे प्रशासन और सहायता करने का मुझे प्रयास किया। साथ ही साथ मंच के आगे उपस्थित डॉक्टर एस.एन. सिंह, प्रोफेसर डी.वी. सिंह और भी बाकी अफसर, खास करके विशेष रूप से अपने बड़े भाई साहब जो यहाँ सभागार में मौजूद है, डॉक्टर आलोक कुशवाहा का, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। क्योंकि कविता की यात्रा बिना संगीत साथी के नहीं हो सकती है, मेरा ये मानना है। सौभाग्यवश मैं और मेरे भाई साहब कक्षा 3 से साथ में एक ही कक्षा में पढ़े हैं। तो चाहे लड़ाई के दौरान कुछ साहित्य की बातें सुनने को मिली हो या फिर उनसे कोई सुनने की, बड़े भाई साहब कहानी कर करके उनके बड़े भाई साहब से मेरे बड़े भाई साहब का मनोरंजन करने का मुद्दा रहा है। बिना तुलना के कोई चीज सीखी नहीं जा सकती। तो उस तुलनात्मक अध्ययन की वजह से मैं आज जहां तक पहुंचा हूं, उस कार्य के लिए मैं अपने बड़े भाई साहब का धन्यवाद देना चाहूंगा। साथ ही साथ यहाँ सभागार में उपस्थित हमारे अभिन्न मित्रगण, जिनसे बातें करते करते चाहे वो अलग अलग विषयों से रहे, अलग अलग विषयों की थोड़ी बहुत तो वहाँ से जाकर के वहाँ मेरे डायरेक्ट फोटो खींच के आके इधर पर छेड़छाड़ कर हवा चल रही है, इधर कैमरा चल रहा है, वहाँ से जाकर अपने उन सारे मित्रों विशेषकर ब्रजेश सिंह डिस्ट्रिक्ट प्रोविजन अफसर है यहाँ बक्सर में पास में, आदित्य सिंह, डॉक्टर भरत चौबे केमिस्ट्री के प्रोफेसर हैं, संतोष सिंह, विकास तिवारी, इन सारे लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। क्योंकि ये पहली बार हो रहा है कि मैं मंच पर बैठा हूं और सामने हमारे मित्र भी बैठे हैं। डॉक्टर महेश जी ने एक शुरुआत में एक बात कही थी, इसी साहित्यिक कार्यक्रम की शुरुआत। मेरा ये मानना है, जो मैंने देखा, मैं हमेशा ये सब जरूर बोलता हूँ, ये बात है मेरा ये मानना है, जरूरी नहीं मेरा मानना हो कि बाकी लोगों को भी मानना हो। एक समय था, आप 60 के दशक की, 50 के दशक की, 70 के दशक की अगर फिल्म देखें, साहित्य की विधा है, उसमें कॉलेज कैंपस में आप देखें तो वहां पे जितने विद्यार्थी बैठे होते थे, उनके बीच में जो डिस्कशन का मुद्दा होता था वो क्या होता था, और आज के विद्यार्थियों के बीच चाय की दुकानों पे डिस्कशन का क्या मुद्दा है, जमीन और आसमान का अंतर। अब ये अंतर आने का कारण क्या है? वो है सूचना का प्रवाह। पहले के दौर में सूचनाएं
बहुत धीरे धीरे आया करती थी। एक समय था जब हम लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी किया करते थे तो द हिंदू न्यूज पेपर पढ़ते थे, मेरा एक मीडियम था प्रिपेयर करने का, वो एक दिन के बाद मिला करता था। अब देखिए सूचना है, फिंगर फ्लिपिंग एटीट्यूड के जमाने में सूचना इतनी तेजी से आ गई है कि कोई भी किसी भी विषय पर, चाहे वो रिश्ता हो, चाहे वो प्रेम हो, चाहे कोई सामाजिक विषय हो, कोई भी थोड़ी देर ठहर करके उस पर सोचना या मंथन नहीं करना चाहिए। ये कविताएं उसी मंथन का ही परिणाम है। मैंने कोशिश की कि अगर युवा वर्ग तो ठीक है, पुराने वर्ग भी ठीक है, हम कविताओं को एकेडमिक से निकाल करके, कविता या पूरी साहित्य की बात करें, उसको जनमानस तक कैसे पहुंचाएं। जो दौर होता था, जो इतिहास में लोग कहा करते थे कि काव्य पाठ करके लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जागृत की जाती है, वो कहाँ है? कहीं न कहीं किताबों में, किसी एक क्लोज कैंपस में, कुछ मंचों तक ही सीमित होकर रह गई। खास करके टीयर 1 शहरों में, टीयर 2 शहरों में, टीयर 3 टीयर 4 तो पूरे के पूरे गायब है। इसी सिलसिले में मैंने एक शुरुआत की। शुरुआत का एक हमारी सिविल सर्विसेज परीक्षा की तैयारी के दौरान ऐसे ही एक बार हमारे भी थे विजय सिंह, बातों के दौरान एक बार ऐसे डिस्कशन हुआ, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का पेपर में पूरा डिस्कशन था। तो ऐसे बात करते समय मैं उनको प्रेम से ठाकुर कहता हूँ, तो मैंने बोला ठाकुर, जिस दिन मेरा सिलेक्शन हुआ और मैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बना, तो अपने जिले में मैं जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल जैसा ही एक कार्यक्रम जरूर कराऊंगा। सन 2009 की बात, ईश्वर की कृपा रही, मेरा सिलेक्शन हुआ और तमिलनाडु कैडर में तमिल भाषा सीखी। तमिल भाषा में आप हिंदी के मैं कवियों से परिचित था, व्यक्तिगत तौर पर नहीं, उनकी साहित्य साधना के थ्रू मैं उनसे परिचित था। तमिल भाषा की कवि से मेरा कोई परिचय नहीं था। तो जब मैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बना 2021 में, उस समय कोविड का दूसरा फेज भी चल रहा था, तो मैंने ये बात हमारे जो एडीएम एडमिनिस्ट्रेशन और बाकी से पहले कही, ये मेरी एक दिली ख्वाहिश थी, क्या ऐसा कुछ किया जा सकता है? तो उन्होंने बोला कि सर जो आप बात कर रहे हैं वो तो बहुत बड़े स्तर पर होता है, और तिरुपतूर जिला, इसकी पूरी जनसंख्या 15 लाख है, जिसका शहर एक छोटे टाउन के बराबर है, वहां पे इस तरह का कार्यक्रम कैसे सोचना है? मैंने रूपरेखा बनाई। एक तमिल के ही प्रोफेसर थे एक कॉलेज में, उनसे मेरी बात हुई, वो अच्छा लिखते थे। इवन उन्होंने हिंदी में तमिल में चरण दास चोर नाटक का तमिल ट्रांसलेशन भी किया है, और वो ड्रामेटिस्ट थे। मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि कोशिश कर सकते हैं। रूपरेखा बनाई गई, और जब तक कार्यक्रम की शुरुआत में हमने किसी भी पॉलिटिकल पर्सन को इनवाइट नहीं किया, क्योंकि पर्पज राजनीति नहीं थी, पर्पज साहित्य था। तो उस सिलसिले में हमने कोशिश की कि उसका उद्घाटन जो कराया जाए, तो डॉक्टर जयमोहन जो कि साहित्य अकादमी विनर है, उनके हाथों से, मलयालम और तमिल के बहुत फेमस पर्सनालिटी हैं, उनको बुलाकर उनके हाथों से, उनके कर कमलों से कार्यक्रम का उद्घाटन करवाया, और साथ ही बुक फेस्टिवल भी ऑर्गेनाइज कराई, जिसके लिए वहाँ पे एक एसोसिएशन है, जो पब्लिशर्स का एसोसिएशन होता है, वापसी बुक पब्लिशर्स एसोसिएशन ऑफ साउथ इंडिया। जब मैंने बुलाना चाहा तो सबने मना कर दिया कि सर चेन्नई में तो किताबें बिक नहीं पाती है, तिब्बती में ये किताबें खरीद लीजिए। मैंने गारंटी किया कि एटलीस्ट हम कोशिश करेंगे कि पंचायतों में जहाँ वहाँ हर एक ग्राम पंचायत में आपको लाइब्रेरी मिल जाएगी। लाइब्रेरी में गवर्नमेंट फंड के थ्रू किताबें खरीदेंगे, ताकि कम से कम वो चीजें हो सके। कोशिश जारी रही, उन्होंने मना कर दिया। फिर एक दो पब्लिशर से लेकर के हमने अलग अलग तरीके से बात की, और कार्यक्रम का जब आयोजन हुआ, पहला दिन जैसे बीता, उसके बाद जो मेरा खुद का पीसी था और बाकी अफसर थे, वो आकर के बोले सर मुझे नहीं लगा था ये कार्यक्रम ऐसे जाएगा। अब मैं आपको क्या बताऊं, तिरुपतूर लिटरेचर फेस्टिवल मैंने उसका नाम दिया, उसकी लाइन टेलीकास्टिंग हुई, और पहले भी संस्करण में टोटल 48 तमिल के विद्वानों ने उसमें भाग लिया। दोनों सेशन का उसमें डिस्कशन होना था, टॉपिक वाइज सारे आए और बहुत खुश हुए। मैंने ये कहा कि किसी भी भाषा, किसी भी साहित्य को जानना सिर्फ बड़े शहरों में रहने वाले लोगों का अधिकार नहीं है, किसी की प्रॉपर्टी नहीं है। या छोटे शहर में रहने वाला एक
सामान्य सा आदमी, एक सामान्य सा किसान, उसको यह नहीं है कि अपने परिचित राइटरों से मुखातिब हो सके, उसे भी ये मौका मिलना चाहिए। उसकी शुरुआत हुई, 48 राइटर्स आए और बहुत कार्यक्रम हुआ। बाद में वापसी आकर के खुद बोला कि सर अगले संस्करण में मुझे जरूर बुलाइएगा। ये उस कार्यक्रम का सफलता था। फिर दूसरे साल भी हमने किया, सेकंड, उसमें 7 राइटर आए, 4 साहित्य अकादमी विनर आए, फिल्म इंडस्ट्री से 2 फिल्म डायरेक्टर भी आए, टोटल 10 दिन का प्रोग्राम चला, सारे लोग आए। और उसकी वजह से जो विद्यार्थियों में किताब के प्रति जो उत्सुकता बढ़ी वो देखने योग्य था। तो मैं मेरा जो जैसे अभी पिछला जो पढ़ रहे थे मेरी अभिलाषा, उस अभिलाषा में एक बात ये भी है क्योंकि साहित्य सिर्फ किसी एक क्लोज्ड कमरे में, एक मंच पर, एक यहाँ पे नहीं है। साहित्य आपको कहीं भी मिलेगा। सड़क पे जाते कहीं पे गाय दुर्घटना में पड़ी हुई, वहां भी साहित्य दिखता पड़ा है। सिपासी में पोस्टिंग के दौरान पटाखों की फैक्ट्री में ब्लास्ट में कुछ जो बातों के पीछे देखने पड़े हैं, वहां भी साहित्य पड़ा हुआ है करुणावस्था का। कहीं पे जाना लाल आर्डर में जो पुलिस वाला 12 घंटे 18 घंटे की ड्यूटी करके आया है, इसके बाद उसे छुट्टी ले मिल रही है और कभी उसको गाली देने से जाने का रास्ता नहीं मिला, वहां भी साहित्य दिखना पड़ा हुआ है। साहित्य जीवन से कटा नहीं हुआ है, साहित्य ही जीवन है। मैं ये मानता हूँ ये जो पुस्तक है वो उसी जीवन यात्रा का एक चरण है। चरण में इसलिए होगा क्योंकि अंतिम नहीं है, आगे और भी आएंगे, ये मेरा मानना है। कविता और साहित्य में कविता का विशेष महत्व इसलिए है क्योंकि गद्य के विस्फोट के बाद, खास करके 19वीं सदी में, 18वीं से 19वीं सदी में कविता का महत्व धीरे धीरे घटना शुरू हुआ। घटना पहले जहां अध्यात्मक शैली में लिखी जाती थी, जो बातें कही गई वो सीधे की सीधे पहुंच गई, हृदय तक पहुंच गई, वो धीरे धीरे क्लिष्टतर होती गई और उसका दायरा भी बढ़ता गया। जहां कविता पहले से हृदय की कुछ बातों को कहने का संयोजन होता था, धीरे धीरे उसका विकास होते हुए अब सैटेलाइट से या ब्रह्मांड के न जाने किस कोने तक पहुंच गया है। अब वहां तक पहुंचने के बाद लेकिन जो श्रोता है उसकी तो समझने की लिमिट है। तो ये जो गैप क्रिएट हुआ है, उस गैप को कैसे फुलफिल किया जाए, मेरा ये सोचना है कि अब वो दौर आ चुका है। जैसे आप देखें तो 60 के दशक में सबसे ज्यादा आंदोलन हुए, बहुत सारे सक्रिय कविता, सक्रिय कहानी, सक्रिय उपन्यास, सहज कविता, सहज कहानी, सहज उपन्यास, वो राजनीतिक दौर ही ऐसा था कि पूरे विश्व में 60 के दशक में कुछ न कुछ मंथन चल रहा था, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में। और वही सब कुछ आपको कविताओं में भी मिलेगा। इसी कविता मूवमेंट में बहुत स्वार्थ तरीके से कविताएं आगे बढ़ती है। और तमिल वाले चीजों से मैंने ये सीखा कि जितना मुझे बड़ी खुशी जान करके कि अगर आप हिंदी कविता का पूरा समझते हैं, मैं गारंटी नहीं देता कि मैं पूरा समझता हूँ, मतलब जितना भी समझता हूँ, ये सारे आंदोलन ठीक उसी समय तक तमिल कविताओं में भी हमारे उत्तर जो मलयालम में है, यही ठीक आंदोलन मलयालम कविताओं में भी है। बंगला कविताओं के बारे में आप जानते हैं। तो अफरोज जी कहाँ से कहाँ तक ये कविताएं यात्रा करती है, ये विचार, ये भाव कहाँ से कहाँ तक यात्रा करते रहते हैं। अब ये सारी यात्राओं का परिणाम खास करके 1960 के दशक के बाद, या आप मान लीजिए लिबरलाइजेशन या ग्लोबलाइजेशन के बाद सूचना क्रांति जब बढ़ी, वहां पर फिर कविताओं का रोल क्या रह जाता है। कहते आप बड़ा पढ़ते हैं, एक जगह पे पहुंचते हैं, एक भाव पर पहुंचते हैं। कविताओं का कविता छोड़ने से ही कथ्य में आपको वो फील करा देता है जो आपको गद्य में फील करने के लिए लंबा पढ़ना पड़ता है। समस्या क्या है? समस्या है समय। क्या आप कविता पढ़ते समय उस बिंदु पर ठहर पाते हैं? आप उस भाव को, जिस भाव से कवि ने लिखा है, क्या आप उसको पकड़ पाते हैं, नहीं पकड़ पाते? ये मतलब तो ठहराव जरूरत है इस समय की। जहाँ पर ठहराव को मैं इतना ज्यादा क्यों बोल रहा हूँ, मैंने एक वर्ड इस्तेमाल किया अभी, फिंगर फ्लिपिंग एटीट्यूड। रील्स के जमाने में, वीडियो के जमाने में, जहाँ किसी को ठहर करके वो 50 सेकंड का रील भी देखने का टाइम नहीं है, 2 सेकंड में अच्छा नहीं लगा तो दूसरा मूव कर जाता है। ये है एटीट्यूड। अब इस एटीट्यूड में कविता की बैठ उनके जनमानस में, उनके मस्तिष्क पटल पर कैसे की जाए, ये सबकी जिम्मेदारी है। सिर्फ वो नहीं जो कवि है,
उनकी भी इतनी जिम्मेदारी है, मुझे लगता है कि वो कविता को समझते हैं, ये जरूरी है। ये उसी सारी दौर की कविताएं हैं, जो महसूस किया उसे लिखा, जैसे महसूस किया उसे लिखा। इसीलिए जैसे बताया गया कि पहले चैप्टर में किसी अलग तरह की कविताएं हैं, दूसरे पे किसी अलग तरह की कविताएं हैं, तीसरे पे अलग तरह की कविताएं हैं। तो जो देखा, जो समझ में आया, उस तरह से अपनी बातें कहने की कोशिश की और उसी कार्यक्रम में कहते कहते मैं आगे बढ़ता गया। अब कविता में भी अब मेरा ये मानना है कि ये वो दौर है जिसमें कुछ नया होना चाहिए। नया वो नया क्या हो सकता है? मेरा ये मानना है कि भाई पुरानी ईंट और पुराने पिलर्स पे आप कितना और कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। आपको नए मापदंड बनाने पड़ेंगे। पहले की पहले राखी बांधती भाइयों को सुरक्षा के लिए अपना जमाना नहीं रखा, क्योंकि भाई भी आजकल वल्नरेबल है। मर्द को दर्द नहीं होता ये कॉन्सेप्ट नहीं है। आप उसी कॉन्सेप्ट से करते करता नहीं सकते हैं। तो जितने सारे मापदंड चेंज हुए हैं, बहनों भाइयों, हो सकता है कि वो दिन वो नहीं जब भाई खुद बहनों को राखी बांधने लगे कि तुम हमारी सुरक्षा किया करो। ये आएगा पिता और पुत्र का जो डिग्री संघर्ष का चलता रहा, हो सकता अभी भी है, लेकिन जिस तेजी से सूचना पिता ने ग्रहण किया है, पुत्र ने उससे दोहरी स्पीड से सूचनाओं को ग्रहण किया है, तो गैप तो हमेशा मेंटेन है। लेकिन उस गैप को फुलफिल पिता कैसे करें, वो कविता की जिम्मेदारी है, क्योंकि कविता हमेशा भाव प्रबल होती है। ये मेरा मानना है कि कविताओं में ये सारी चीजें अब आनी चाहिए, जहां पे जुड़ाव हो, लोग जुड़ सके, लोग बढ़ सके और पढ़ने के लिए प्रेरित हों। तो सिर्फ किताबें में ना रह जाए। किताबों में कविताएं अच्छी तो लगती हैं, लेकिन अच्छी तब लगती है कि सामने वाला कहीं से गुजर रहे हो ट्रेन में और बगल में कोई कविता का पाठ कर रहा हो, अच्छा लगता है। तो कविता का महत्व इतना ही है, और ये जो इतना है यही बस मनुष्य होने की सफलता है। मैं चाहता हूँ कि सारे लोग इस शर्त को पूरी करें, मनुष्यता बरकरार रखें, और वो बहुत बहुत जरूरी है। नहीं तो आप सारे मापदंड आप पढ़ते जाएंगे, आदि काल से लेकर के आधुनिक काल तक कविताओं में क्या क्या बदलाव हुए, कब कब कविताओं में नए नए प्रवृत्तियां डेवलप हुई, कब कब कविताओं में नए नए बिंब खोजे गए, कब कब कविताओं में नए विषय जोड़े गए, कब कब कविताओं ने अपने रूप को और सुदृढ़ करना शुरू किया, कब कब कविताओं ने राजनीति में प्रवेश किया। अब उसका नियंत्रण देखिए, कितने % कविताएं राजनीति पर हैं। आप मंच पे देखिए, जितने भी कवि सम्मेलन होते, मैं फिर मैंने जितने लिखे और सुने हैं, 2 विषय से 2 भाव से ज्यादा है, एक राजनीति और दूसरा हास्य। बाकी समाज का बहुत बड़ा तबका धीरे धीरे गायब हो रहा है। गायब हो रहा मतलब ये नहीं कि वैसी कविताएं लिखी नहीं जा रही, कविताएं लिखी जा रही, लेकिन वो लोगों तक पहुंच नहीं पा रही। इस दौर में ये सारे कवियों की जिम्मेदारी है, ये वहां तक पहुंचे ताकि मनुष्य बना रह सके। और मनुष्य बनना अगर इतना ही कठिन है तो ईश्वर ने हमें मनुष्य बनाया नहीं होगा। बनना कठिन नहीं है, वैसे ही मनुष्य होना भी उतना कठिन है। मैं इससे ज्यादा बातें नहीं करूँगा। और दूसरा मैंने जैसे बताया कि मतलब यहाँ पर हिंदी वाले मंच पर दूसरी बार रहना अपने आप में बहुत सुखद है, बहुत अच्छा लगा। और ये बनारस की मेरी दूसरी ही यात्रा है। आपको ताजुब होगा, मतलब घटनाओं का क्रम देखिए। पहली बार जब मैं बनारस आया था, ठीक उसी साल मेरा सिलेक्शन हुआ था, 29 जून 2012। और मैं बीएचयू के एक हॉस्टल में, मुझे हॉस्टल का नाम नहीं याद है, हमारे उन्हीं के कमरे में बैठे रात ले रहे थे। वो मेरी पहली जल्दी थी 29 जून। और आज देखिए, आज 23 अगस्त 2025, इतने सालों के उपरांत यहाँ पर आया हूँ। आप क्या लेकर के जाएंगे नहीं पता, मैं तो पूरी गठरी भर के ले जाने वाला हूँ। जैसे डॉक्टर ने लिखा कुछ कविताएं, 1-2 कविता मैं आपको समर्पित कर रहा हूँ। राम, ये कविता मुझे बहुत
राम होने की कुछ अच्छाई भी है तो राम होने की कुछ बुराई भी है। राम होने में कितनी आसानी है, राम होने में कितनी कठिनाई है। जहाँ राम बहुत उच्च भी है वही राम को बहुत नीचे भी गिराया जाता है। तो राम होना बहुत ही कठिन है। और मैंने ऐसे संदर्भ में एक कविता लिखी, शापित राम। मेरा ये मानना है कि इस जीवन में ब्रह्मांड में राम अगर कहीं भी पैदा होंगे तो हमेशा श्राप दिए पैदा होंगे। इसी वजह से मैंने इस कविता का नाम कविता का शीर्षक शापित राम रखा। पाठ कर रहा हूँ। हे राम, इस अविरत काल चक्र में सदैव भी तुम स्वाभित हो, मर्यादा में। तुम्हारा शाप इतना ही कि तुम हमेशा मर्यादा में रहो, हमारी बात। हे राम, इस अविरत काल चक्र में सदैव भी तुम स्थापित हो, मर्यादा में रहने दो। जब भी तुम्हारा होगा जन्म पाओगे कैकेयी, जब भी तुम्हारा होगा जन्म पाओगे कैकेयी घर में महलों में पलने वाले भटकों के पटकों में। जब भी तुम्हारा होगा जन्म पाओगे सूर्पनखा रावण, जब भी तुम्हारा होगा जन्म पाओगे सूर्पनखा रावण। पल पल चलने वाले अमृत होगी अवसान में। जब भी तुम्हारा होगा जन्म पाओगे विशाल समुद्र, जब भी तुम्हारा होगा जन्म पाओगे विशाल समुद्र। जैसे तैसे पार करोगे, करना होगा ही। जब भी तुम्हारा होगा जन्म पाओगे धोबी धोबी, सत्य जन्म का मंगल बन तोड़ उठोगे पल। जब भी तुम्हारा होगा जन्म पाओगे एकाकी जीवन, जब भी तुम्हारा होगा जन्म पाओगे एकाकी जीवन। कहने को तो चक्रवर्ती, कहने को तो चक्रवर्ती, किंतु कर्तव्य बहुत अधिकार नहीं, किंतु कर्तव्य बहुत अधिकार नहीं। हे मर्यादा पुरुषोत्तम, इस अविरत काल चक्र में सदैव भी स्थापित हो, मर्यादा में रहना। बहुत बहुत धन्यवाद।